हेलो एवरीवन, आज है 15 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम SAIL सेल के नाम से भी जानते हैं। 39 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। कल इसके नतीजे आए थे और नतीजे आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। शेयर में आज काफी ज्यादा उठापटक देखने को जरूर मिली थी। जब शुरुआती दौर में जब मार्केट ओपन हुआ था तब शेयर टूटना शुरू हुआ, लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवरी इसने की जरूर है। लेकिन फिर भी 39.25% ये क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट जहां पर ओपन हुआ था उसी प्राइस के आसपास ये क्लोज होता हुआ देखने को मिल चुका है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कल उसके आए हुए नतीजे के बारे में, और इस वक्त हाल फिलहाल में जब शेयर 39 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर 39 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में इसके शेयर में 1% का ही ग्रोथ है। इस बीच 42 रुपीज तक का हाई भी हमने देखा है और 38 रुपीज तक का लो भी हमने यहाँ पर देखा है। देखिए तेजी आई, बढ़िया रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर यहाँ पर गिरावट आई है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 16% का ग्रोथ है। आप देखिए 51 रुपीज के ऊपर शेयर था इस साल जनवरी महीने में। बाद में कोरोना आया, पेंडेमिक आया, शेयर इतना बड़ी गिरावट आई कि 20 रुपए तक ये शेयर टूट गया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस एक बढ़िया रैली इसमें देखने को मिली है। और सबसे बड़ी रैली यहाँ पर तब आई जब इंडिया चाइना की जिस तरीके का बॉर्डर टेंशन देखने को मिला, और उसके चलते भारत ने डिसाइड किया कि चाइना जो इंडिया में स्टील की डंपिंग कर रहा है उसको हमें रोकना चाहिए। और डेफिनेटली सरकार ने उसके लिए कुछ कदम उठाए भी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम चाइना की स्टील की डंपिंग को अगर रोकने में कामयाब होते भी है थोड़ा सा, तो जो इंडियन स्टील कंपनीज है उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और ऐसे आईएल तो भैया सरकारी कंपनी है, ठीक है। पहले अगेन मैं आपको बता दूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी, इसको सरकार खुद चलाती है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो ये शेयर में काफी ज्यादा पिटाई हुई है। 36% की गिरावट है। 100 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस टूटा है। अगर तेजी आई भी तो उससे कई ज्यादा बड़ी हर बार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप शेयर है ये, 16,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली का काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। एफआई के पास 2.81% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 3.09% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 10.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 75% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर उनका गिरवी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया है और 93 एफआई का भी पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है। 9.60% की होल्डिंग एलआईसी की यहाँ पर देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.84% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड 5% का पे कर रहा है। पिछले साल अगस्त महीने में किया था। इस साल अभी भी डिविडेंड की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज अभी भी बड़े बड़े फंड हाउस यहाँ पर ओन करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी उनकी न्यूट्रल है। पी 8.08 है, इंडस्ट्री पी 9.35 है, 96 की बुक वैल्यू है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.41 है, ईपीएस 4.89 है और डिलीवरीज 14.76 के आसपास देखने को मिली। तो वैल्यूएशन अगर हम देखें तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी भी अवेलेबल है। उसके अलावा देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 26% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ पर्सन यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, उनकी खरीदने की सलाह यहाँ पर जरूर है, जबकि 26% लोग बेचने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। जून क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं और काफी बुरे ये नतीजे हैं। 1275 करोड़ का इनको लॉस हुआ है, हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि देखिए जून क्वार्टर जो था वो पैंडेमिक का दौर था, लॉकडाउन का पीरियड था, पूरा का पूरा जून क्वार्टर लॉकडाउन में गुजरा है। तो ऐसे में ना कोई प्रोडक्शन हुई है ना ही कोई सप्लाई हुई है। पूरी की पूरी सप्लाई चेन उस वक्त में डिस्टर्ब हो चुकी थी। आप खुद देख सकते हैं कि जहां कंपनी की इनकम 16,500 करोड़ से 16,700 करोड़ हुआ करती थी, वो मुश्किल से 9,400 करोड़ भी नहीं कमा पाई।
तो इनकम बहुत कम हुई है, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट भी कम ही होता हुआ देखने को मिलेगा, और वही हुआ है, काफी कम प्रॉफिट इनको हुआ है, इवन लॉस हुआ है इस बार। इससे पहले के क्वार्टर में 2665 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया था, जबकि इस बार यहाँ पर इनको लॉस भुगतना पड़ रहा है, तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड था, और उस एक्सपेक्टेशन को देखते हुए ऑलरेडी शेयर जब पेंडेमिक आया था तब 20 रुपए तक टूट भी गया था, ये हम सब जानते हैं। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो 75% की होल्डिंग होती है प्रमोटर के पास, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, 3.74% की एफआईएस की होल्डिंग 2.81% देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, आप देखिए 10.02% की होल्डिंग है उनके पास। इवन म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ी बहुत होल्डिंग मेंटेन रखी है, 3.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी देखने को मिल रही है। तो देखिए ओवरऑल देखेंगे तो शेयर मुझे काफी बेहतर लग रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई, जो जिस तरह का टेंशन बना हुआ है बॉर्डर के ऊपर, और जिस तरीके का चाइना इंटरफियर कर रहा है, और जिस तरीके से हम इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है चाइना को बाइकआउट करने का, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं उन कंपनियों को फायदा होगा जिन कंपनियों ने इंडिया में पिछले काफी वक्त से अपनी मोनोपोली चला के रखी थी। अगर हम बात करें स्टील की, अगर मैं बात करूं, तो हम सब जानते हैं कि चाइना एक बहुत बड़े लंबे अरसे से इंडिया में स्टील की डंपिंग कर रहा था। काफी बड़ी स्टील की डंपिंग चाइना के द्वारा इंडिया में होती थी, और अब हम उस डंपिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम उसमें थोड़ा सा भी कामयाब होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन कंपनीज है उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सरकारी कंपनी, तो भैया पहली चीज तो ये कि डूबने वाली कंपनी नहीं है, सरकार यहाँ पर पैसा डाल ही देगी, या फिर सरकार प्राइवेट प्लेयर को हाथ में ये कंपनी दे देगी। तो दोनों ही सूरतों में इस कंपनी का ही फायदा यहाँ पर छुपा हुआ है। उसके अलावा एक और चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी कि ये जो इंडिया और चाइना का जो टेंशन है वो कोई सॉर्ट आउट होने वाली चीज नहीं है बहुत जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेप लिए जा रहे हैं, पहले कई सारी ऐप को बैन किया गया, फिर बाद में सेकंड स्लॉट में पबजी जैसी ऐप को भी यहाँ पर बैन किया गया, तो उसके बाद अगर हम देखें तो कई सारी जो इम्पोर्ट्स है वो हमने कैंसिल कर दी है। इवन चाइनीज कंपनीज जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करती थी उनको भी हमने सारे के सारे जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल तक कर दिए हैं। कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली, तो जो सिचुएशन यहाँ पर बनी है, तो उसके चलते जो इंडियन कंपनीज है, जहाँ खास करके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनको फायदा हो सकता है। टाटा स्टील भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको भी इन सारी चीजों से फायदा मिलने ही वाला है। कई सारी स्टील कंपनियां जिनको अच्छा खासा फायदा होगा यहाँ पर। ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक अच्छी क्वालिटी का शेयर है जरूर। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि मिड कैप शेयर है ये, और जिस तरीके से सेबी ने अभी रूल निकाला है कि भैया बड़े फंड हाउस को कहा है कि आपको कम से कम 25% का निवेश मिड कैप में करना है, और 25% का निवेश आपको स्मॉल कैप में करना ही करना है। जनरली जो बड़े फंड हाउस थे वो पहले सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में अपना दाव खरीदते थे, मतलब 70-75% की होल्डिंग वो लोग लार्ज कैप में लगा के रखते थे, लेकिन अब उनको 25% मिड कैप के लिए और 25% स्मॉल कैप के लिए अलोकेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पैदा हुई है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मिड कैप शेयर है, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जरूर है। ओवरऑल नतीजे बुरे आए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड थे, तो उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। खरीदारी किए बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अगर तेजी आई है तो गिरावट आएगी, गिरावट आई तो तेजी भी देखने को मिलेगा। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर 20 रुपए के ऊपर था, तेजी आई शेयर पहुंचा 32 रुपए पर, वापस गिरावट आई शेयर पहुंचा 27 रुपए पर, वापस तेजी आई शेयर पहुंचा 33 रुपए पर, वापस गिरावट आई और वही शेयर पहुंचा 28 पर, फिर तेजी आई और शेयर पहुंचा 36-27 पर, 36 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया, फिर गिरावट आ गई और वही शेयर 33 पर आया, फिर तेजी यहाँ पर आई 42 पर पहुंचा, वापस गिरावट आई शेयर 38 पर आया, वापस तेजी आई 41 पर गया, वापस गिरावट है। देखिए ये अब यहाँ पर आपको चलते रहेगा यहाँ पर। तो ये सोच के खरीदारी करो कि गिरावट आएगी तो आपके पास थोड़ा और पैसा होना चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, पहले से 20 शेयर ही खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ पर। और ये सोच के खरीदारी करना कि गिरावट आएगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए एवरेजिंग करने के लिए। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की एक ही प्राइस पर सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये सोच के आपको खरीदारी करनी है कि अगर 3 रुपए अप जाएगा तो 2 रुपए डाउन भी आएगा। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी एक लेवल पर अगर आप खरीद लेते हो तो जब गिरावट आती है तो आपका पैसा कुछ वक्त के लिए फंस जाता है, तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है। छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो और
इससे क्या होगा कि अगर गिरावट आएगी भी तो आपके पास एक मौका रहेगा थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करने का। शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पर 45 है और लॉन्ग टर्म में 55 रुपए तक का भी टारगेट ये शेयर आपको दिखा सकता है। तो इससे के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।